अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 17 खोल लें आप लोग। और मैं पढ़ रही हूँ इंट्रोडक्शन की लाइन नंबर 4। तो सबसे पहले होमोस्टैसिस की डेफिनेशन समझते हैं हम लोग। होमोस्टैसिस इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सुटेबल लिमिट्स। होमोस्टैसिस सिंपली आप समझ लें हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी की तमाम चीजों को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो भी एक बैलेंस है। हमारे एक बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड वही रहता है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे बाहर जो भी टेम्परेचर हो कोई इशू नहीं। हमारी बॉडी के अंदर जो है शुगर लेवल है, सेल्स कितने बन रहे हैं, एसिड कितना रिलीज हो रहा है, एंजाइम कितना रिलीज हो रहा है, किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रही है सेल के अंदर, ये सब चीजें बैलेंस के अंदर होती हैं। कोई चीज ऐसे ज्यादा होती है ना इससे कम होती है। रेंज होती है, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकती। ज्यादा होगी तब भी नुकसान होगा, कम होगी तब भी नुकसान। सिंपली होमोस्टैसिस का ये मतलब। उसके बाद अब आ जाते हैं पेज नंबर 17 पे। लास्ट की लाइंस हैं 2.2, एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशन। प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, बॉटनी में बात कर रही है। देयर आर थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होमोस्टैसिस। नंबर वन ऑस्मोरेगुलेशन होता है, दूसरा थर्मोरेगुलेशन होता है और तीसरा होता है एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन ये होता है कि इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशंस। हमारी बॉडी के अंदर नमकियात और पानी का जो कंट्रोल होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन होता है। उसके बाद आता है थर्मो रेगुलेशन, यानी हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखना। यानी हमारी बॉडी में टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, ना इससे कम होता है ना इससे ज्यादा। चाहे बाहर जितना भी टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ही करके रखती है 37। चाहे बाहर इन्वायरमेंट में हम बहुत ठंड हो रही हो या बहुत ही गर्मी हो रही हो, हमारी बॉडी के अंदर एक ही टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हमारे सारे एंजाइम्स जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा वो काम नहीं करते, या तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं या फिर वो डीजनरेट हो जाते हैं। तीसरी चीज आगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का सिंपली मतलब ये है कि हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट यानी जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है उनको एक्सपेल आउट करना। उसके बाद जो है सेकंड पैराग्राफ छोड़ के थर्ड पैराग्राफ पे अगर हम आ जाएं पेज नंबर 18 पे, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट्स। The plants store large amount of water. This water can be removed from plants in two ways: transpiration and guttation. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्लांट के लिए। प्लांट अपने एक्सक्रीशन कैसे करता है? एक्सक्रीशन का मतलब ही हुआ ना रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। वाटर को रिमूव करना क्या होता है? एक्सक्रीशन। तो ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? ट्रांसपायरेशन में ये होता है कि ट्रांसपायरेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। इट अकर्स ओनली एट डे टाइम। Guttation is the removal of water in form of liquid from the margin of leaves through special pores, hydrathodes. It only occurs at night when water pressure is high in leaves and low temperature environment is present. ट्रांसपायरेशन जो होती है वो सिर्फ दिन के टाइम होती है। गटेशन जो होती है वो सिर्फ रात के टाइम होती है। एक फर्क हमें पता लग गया। ट्रांसपायरेशन और गटेशन दोनों पानी को निकालने का ही तरीका है, मैकेनिज्म है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ट्रांसपायरेशन में वेपर्स निकलते हैं, पानी वेपर्स की फॉर्म में निकलता है, एक्सक्रीट आउट होता है। और गटेशन में क्या होता है? गटेशन में लिक्विड फॉर्म में जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलता है वाटर। सही है। तो एक दूसरा फर्क मिल गया हमें। तीसरा फर्क, ट्रांसपायरेशन जो है वो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ट्रांसपायरेशन अकर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। और गटेशन, गटेशन कहाँ से होती है? गटेशन होती है थ्रू स्पेशल पोर्स, हाइड्राथोड्स। हाइड्राथोड्स ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इसी तरह जो है इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन डिफरेंस तो लिखे हैं मैं इसमें, तीन आप लोग ये बना लीजिएगा, मैंने बता दिया। एक कौन सा? रिमूवल, ट्रांसपायरेशन का रिमूवल ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, गटेशन में रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। सेकंड, ट्रांसपायरेशन अकर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। नंबर टू, गटेशन का कौन? नंबर टू वहाँ कहाँ से होती है गटेशन? थ्रू गटेशन अकर्स थ्रू स्पेशल पोर्स, हाइड्राथोड्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स। थर्ड डिफरेंस क्या है? ट्रांसपरेशन इट ओनली अकर्स एट डे टाइम। गटेशन कब होती है? गटेशन ओनली अकर्स एट नाइट। तीन डिफरेंस आ गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आ जाना है पेज नंबर 18 पे, 19 पे। और यहाँ से अब हम लोग कर रहे हैं 2.2.3 हाईलाइट हुआ है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। अच्छा, the plants grow in different conditions of water and salts. On the basis of water and salt quantity, there are four types of plants. चार टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं वाटर और सॉल्ट क्वांटिटी में, यानी कितना उनके अंदर वाटर है और कितनी उनके अंदर सॉल्ट है, इसमें इस बेसिस पे। नंबर वन होता है हाइड्रोफाइट्स।
हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स होता है ना, वो होते हैं पानी में रहने वाले, जो होता है ना, जो द प्लांट विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, यानी जो फ्रेश वाटर में होंगे। या तो वो कम्प्लीटली पानी के अंदर होंगे या फिर पार्शियली आधे पानी के अंदर ही होंगे। हेलोफाइट जो होते हैं, हेलोफाइट वो होते हैं जो सॉल्टी एरियाज नहीं होते, जैसे समंदर वगैरह के करीब जो होते हैं कुछ पौधे वगैरह होते हैं, समंदर का पानी तो नमकीन होता है, तो उस साइड पे उगने वाले प्लांट हैं वो हेलोफाइट्स बोलते हैं। मीजोफाइट्स वो होते हैं जो मॉडरेट वेदर में जो है ग्रो करते हैं। दे विल डेवलप फॉलिंग, दे हैव डेवलप्ड रूट्स एंड डू नॉट ग्रो वेरी डीप, दे हैव मॉडरेट साइज। मीजोफाइट जो है वो नॉर्मल नॉर्मल मिकदार, ना ज्यादा पानी ना ज्यादा कम, और अच्छी वाली जो सॉइल होती है ना उसमें नॉर्मल जो प्लांट होते हैं वो मीजोफाइट्स ही होते हैं। जीरोफाइट यानी जो नॉर्मल, मीजोफाइट जो सादे जो होते हैं हमारे प्लांट जो हम उगाते हैं, ये सब मीजोफाइट्स होते हैं। जीरोफाइट्स वो होते हैं जो उधर उगते हैं, सहरा में उगते हैं, डेजर्ट्स में, कैक्टस वगैरह हो गया, वो जिनके पास पानी की बहुत कमी होती है उनको हम कहते हैं जीरोफाइट प्लांट्स। ठीक है, तो ये चार डिवीजन से प्लांट्स की कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 22 पे, ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। ठीक है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन, टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब होता है, जमीन पे रहने वाले जो होते हैं। अब ये जो हमारा पार्ट शुरू हो गया ना, ये है एनिमल्स वाला, यानी हम जोलॉजी पार्ट पे आ गए हैं, वो हम प्लांट का पढ़ रहे हैं। अब आ गए हैं हम zoology part पे। अच्छा, terrestrial conditions are harsh for living organisms, but the direct contact of heat to body causes loss of water, which leads to dehydration, major problem for terrestrial life. Only arthropods, some mollusks, reptiles, birds and mammals can survive in this habitat because their bodies are covered by exoskeleton or thick skin which prevent loss of water। अच्छा, ऑस्मोरेगुलेशन यानी किस तरह हमारी बॉडी जो है हमारे अंदर पानी की कमी को मेंटेन रखती है, किस तरह जो है वो होता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं, जैसे हम इंसान हैं, हम लोग धूप में जाते हैं, कुछ लोग जैसे बेहोश हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, क्या होता है उनका, उनको पसीना आना शुरू हो जाता है पसीने की तरह। पसीना आप लोगों ने कभी कभी ना कभी तो जगह ही होगा तो पसीना थोड़ा नमकीन होता है। सही है, नमकीन क्यों होता है कि हमारी जो सॉल्ट होती है, नमकियाज होती है, वो बाहर निकल रही होती है पानी की सूरत में, पानी और जो वो होता है वो बाहर निकल रही होता है, हमारा फ्लूइड कंटेंट जो होता है वो स्वेटिंग हो रही होती है, तो वो तो बाहर निकलता है, अंदर पानी कम रह जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। तो जो है इस सब के लिए जो है किस तरह जो है बहुत सारे एनिमल जो हैं इसको एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं उस पे, आर्थ्रोपोड्स पे। देयर बॉडीज आर कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन और थिक स्किन व्हिच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। कुछ एनिमल जो होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर रहने वाले कुछ एनिमल होते हैं, उनकी स्किन इतनी मोटी होती है कि उनको कोई पसीना वसीना नहीं आता, उनकी बॉडी से वाटर नहीं निकलता। सही है। दूसरा, दे कंजर्व वाटर बाय द एब्जॉर्प्शन इन किडनी एंड रेक्टम। अभी हम आगे पढ़ेंगे किडनी के बारे में। जब हमारी यूरिनरी सिस्टम जो होता है, जब हमारी यूरिन बन जाती है, जब वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है ना, तब भी हमारी बॉडी उसके पानी का जो कंटेंट होता है ना, पानी बार बार रीअब्सॉर्ब होता रहता है, यानी जो यूरिन होती है ना उसको इतना कंसंट्रेट कर देते हैं कि पानी उसमें से सारी निकल जाती है। उसके बाद सम ऑफ थर्ड पॉइंट है, सम ऑफ देम कैन प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम फैट्स मेटाबॉलिज्म विद द हेल्प ऑफ पेरियोक्साइन्स, एग्जांपल कैमल एंड कैंगरूज। आपने देखा होगा कैमल जो होता है उनका कोहान होता है ना ऊपर, तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो होता है ये है कि कैमल रहते हैं सहरा में, क्योंकि वो वहीं पे चलने वाले वो होते हैं। तो उनका जो कोहान होता है ना, वहाँ पे कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, ऐसे फैटी टिश्यूज होते हैं जो ब्रेक डाउन होके ना वाटर बनाते हैं। तो सहरा में तो पानी मिलता नहीं है, तो वो उसी पानी को यूटिलाइज करते हैं। तीसरी चीज, हम इंसानों के लिए क्या है, कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर यूजिंग लिक्विड फूड। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा गर्मी होती है, हम क्या करते हैं, नींबू पानी पीना, शरबत वाला टाइप की चीजें पीना, इस तरह की चीजें पीते हैं ताकि हम डिहाइड्रेटेड ना हो, बेहोश ना हो। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं एक्सक्रीशन पर। ठीक है, एक्सक्रीशन पर हम लोग आ जाते हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पेज नंबर 22 पे पढ़ रही हूँ मैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटाबोलाइज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजनस containing compounds which produce some toxic nitrogenous compounds. These toxic compounds are mainly ammonia, NH3 ammonia, or urea or uric acid, generally called nitrogenous waste. If these compounds retain in the body and accumulate, they can damage the cells or organs. Therefore, they must be removed from body. The removal of these nitrogenous metabolic waste is called excretion. अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के एक्सक्रीशन में क्या होता है, हम लोग जो चीजें वीजें खाते हैं
उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होते हैं। उनको क्या होता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, उनमें से एनर्जी निकाली जाती है, एनर्जी बनाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। और उसके अंदर से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, सही है, वो मेनली होते हैं या तो अमोनिया होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, वो जो है नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाता है। फिर वो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी देर तक रहता है, और फिर ज्यादा देर तक नहीं रहते, ज्यादा देर नहीं रखते, क्योंकि जो है हमारी बॉडी को फिर वो डैमेज करता है, सेल्स हमारे डैमेज होते हैं, और फिर वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते नहीं एक्सक्रीशन। प्लांट्स में किस तरह होती है एक्सक्रीशन? प्लांट्स में इस तरह होती है, ऑन द अदर हैंड प्लांट्स मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। प्लांट का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिफरेंट होता है एनिमल से। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, इनिशियली दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी प्रोडक्ट। प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स मैंने बताया था, ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इंसान क्या है? हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ का क्या मतलब? हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते ना। हम क्या खाते हैं? हम अंडे खाते हैं, कहाँ से मिलता है हमें? मुर्गी से मिलता है। हम पौधे वगैरह खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है। हम अपना खाना खुद तो नहीं बनाते ना, हमें लेना पड़ता है ना। प्लांट जो होता है ना, प्लांट्स को भी खाना डालता है? नहीं, प्लांट को सिर्फ पानी डाला जाता है। प्लांट्स पानी की मदद से और अपने क्या नाम है, सनलाइट की मदद से वो अपना खाना खुद बनाती है, ग्लूकोज बनाती है अपने लिए। तो प्लांट से बनाती है कार्बोहाइड्रेट, बनाती है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको तोड़ा जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रीयूटिलाइज, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। और H2O जो होता है वो टॉक्सिक नहीं होता है। H2O वाटर टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है प्लांट के लिए। एज ऑटोट्रॉफ्स दे synthesize variety of compounds so the waste products of one reaction are utilized in the other metabolic reactions as reactants and consumed। सर अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्लांट गटेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू कर लेता है, लेकिन प्लांट्स की जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते हैं कि जिनको रिमूव किया जाए। तो प्लांट के जो भी बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो भी एक्सक्रीशन के दौरान जो बनती हैं प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो दोबारा से यूज हो जाती है। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता, इंसानों को स्प्लिट आउट करना पड़ता है। उसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 24 पे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हमारी जो स्किन होती है उसकी तीन लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो हमें नजर आ रही है वो एपिडर्मिस है, उसके नीचे वाली जो होती है वो डर्मिस होती है, और सबसे नीचे वाली हाइपोडर्मिस होती है। डर्मिस सबसे मोटी होती है लेयर, उसके नीचे फिर हाइपोडर्मिस होती है। The outer layer of skin is epidermis made up of flat dead cells containing keratin proteins। हमारी जो आउटर लेयर है, जो एपिडर्मिस जो है, जो हमें दिखाई दे रही है अभी, वो क्या होती है? फ्लैट होती है, डेड सेल्स होते हैं उसमें कंटेनिंग केराटिन प्रोटीन। These layers does not contain blood vessels। हमारी जो ये हैंड्स हैं, हम अगर अपने हैंड्स देखें तो हमारे ऊपर वैसे ना हमें कहीं ब्लड वेसल नजर आ रही नहीं, जो अंदर वाली है ना वो हमें जरा जरा सी नजर आती है, लेकिन हमारी इस लेयर में कोई वो नहीं होती। हेयर्स होते हैं बस, और नहीं होता कुछ भी। दिस लेयर डू नॉट, अच्छा ये पढ़ लिया। इट इज impermeable to water and prevent water loss from the body as well as work as protective layer by preventing entry of microorganisms। अच्छा, आपने impermeable to water, परमेबल का मतलब हमने अभी पिछले चैप्टर में मैंने बताया, परमेबल का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट होना। आप लोगों ने कभी ये देखा है कि आप लोगों ने अपने हाथ में पानी डाला हो और वो पानी आपकी स्किन के अंदर चला गया हो? ऐसे तो कभी नहीं होता ना, वो या तो सूख जाता है या फिर हम साफ कर लेते हैं, अंदर तो नहीं जाता। ऐसे आप समझते, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर आपने पानी डाला, वो अंदर थोड़ी जाएगा, बह जाएगा तो साइड से, या फिर आप साफ कर लेंगे या सूख जाएगा, अंदर नहीं जाता। इस तरह हमारी स्किन के साथ भी यही है ना, पानी अंदर नहीं जाता। इसी तरह हमारी जो ये एपिडर्मिस जो होता है वो क्या करता है? स्वेटिंग को रिड्यूस करता है। स्वेटिंग को रिड्यूस करे ताकि ज्यादा पानी कम ना हो जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए बॉडी में। और प्रोटेक्टिव लेयर है। जितने भी माइक्रो हमारी इन्वायरमेंट में, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इतने ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये हमारी एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना। यहाँ से जर्म्स थोड़ी जा सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हाँ, अगर हमें कोई कट पड़ जाए, कुछ हो जाए, हमने उसको खुला छोड़ा हो, तब जा सकते हैं। दूसरी लेयर पे आ जाते हैं डर्मिस के ऊपर। एपिडर्मिस हमने पढ़ लिया। डर्मिस इज अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। डर्मिस बीच की लेयर होती है और सबसे ज्यादा मोटी यही होती है। इसके ऊपर एपिडर्मिस होती है और इसके नीचे जो होती है वो हाइपोडर्मिस होती है, यानी बीच में होती है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बीच में होती है डर्मिस। It contains many different structures, nerve endings, receptors to detect temperature change, pain, pressure. The dermis also contains sweat glands, which secrete sweat on the surface to maintain temperature and secrete urea, water, and salt। डर्मिस जो होती है उसका क्या काम होता है उसके? अच्छा, अब हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो पेन वगैरह को लेके हमारे ब्रेन तक जाते हैं। अब आपको कोई भी जरा सा कुछ
पिन लगती है आपको, आपको एकदम से चुभन सी महसूस होती है ना, तो ये क्या होता है, कैसे महसूस होती है? हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होता है ना, हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर, डर्मिस में होते हैं रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जो है फील करते हैं कि भाई हाँ पिन लगी है, फिर ये जाते हैं, उसके बाद ये ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन को जाके मैसेज देते हैं कि भाई हाँ पिन चुकी है। तो ये क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं। इसी तरह टेम्परेचर के रिसेप्टर्स भी होते हैं, हमें गर्मी, हमें हम सोचते हैं या गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, कैसे पता लगता है? रिसेप्टर्स है ना इसके भी हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर ही है रिसेप्टर। अब मैंने पंखा चलाया है, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, मुझे कैसे पता लग रहा है? क्योंकि मुझे ऐसे पता लग रहा है कि हम मेरे डर्मिस में क्या है, रिसेप्टर्स है ना, जो मुझे बता रहे हैं कि भाई हाँ ठंडी हवा लग रही है, ठंड हो रही है। इसी तरह जो है प्रेशर में भी यही होता है। तो ज्यादा चीज, जैसे आपने अपने हाथ में हल्का सा पेन रखा, आपको इतना प्रेशर महसूस नहीं हो रहा, मोटा सा पत्थर रख दिया हाथ पे, आपको लगेगा कि यार नहीं भारी है, ये तो बहुत भारी है। तो ये क्या है, रिसेप्टर्स का काम है। रिसेप्टर्स कहाँ होता है? डर्मिस में। तो डर्मिस ऑल्सो कंटेन स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो पसीना हमारा होता है, स्वेट जो प्रोड्यूस होता है, ये भी इसके भी ग्लैंड होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्वेट। स्वेट ग्लैंड्स भी कहाँ होते हैं? यहीं पे ही होते हैं, डर्मिस में ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, नेटवर्क ऑफ आर्टेरियोल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन टेम्परेचर रेगुलेशन। द डर्मिस आल्सो कंटेन हेयर फॉलिकल एंड सेबेशियस ग्लैंड व्हिच सिक्रेट ऑयली सीबम। जैसे कि मैंने बताया है कि डर्मिस जो होता है वो सबसे ज्यादा मोटी लेयर होती है, इसी लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। हाइपो एपिडर्मिस हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होती, डर्मिस में होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी होती हैं इसमें, और इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स भी होता है। अब हमारे बाल जो है वो हमें ऊपर से नजर आ रहे हैं हाथ पे, इसकी जो रूट है, यानी जो इसकी जो रूट है वो कहाँ है, वो डर्मिस के अंदर होती है। जैसे कि इस डायग्राम में मेंशन है, 2.7 डायग्राम है, इसमें देखिए मेंशन है मोटे जो फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल हेयर रूट को बोलते हैं। ये देखिए हमारी डर्मिस के अंदर मेंशन है, सही है। और हमारे जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं वो भी इसी में ही होते हैं। हाइपोडर्मिस जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, कंटेनिंग फैट्स व्हिच एक्ट एज इंसुलेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट, इट आल्सो स्टोर्स एनर्जी। हाइपोडर्मिस जो होती है सबसे नीचे वाली लेयर होती है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक डायग्राम में पिंक सी लेयर नजर आ रही होगी, वो क्या है, वो एपिडर्मिस है। फिर एक ऑफ वाइट सी लेयर नजर आ रही है, जिसमें से ना हेयर फॉलिकल भी नजर आ रहा होगा आपको, और आपको नजर आ रहा होगा रेड कलर की और ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स भी नजर आ रही है। उसके नीचे ना एक थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा ऑरेंज ऑरेंज सा कलर का आपको नजर, ये फैट है, एडिपोज टिश्यू है, फैटी टिश्यू है, ये हाइपोडर्मिस है। उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर अपने 25 पे। पेज नंबर 25 है रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी किस तरह जो है करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, किस तरह करती है? ये तो मैंने बता दिया कि भाई 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कैसे करती है? The skin is an organ which helps in regulating body temperature. When the receptor in skin detects change in body temperature from set point of human is 37 degree centigrade. अभी मैंने बताया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, increase or decrease, and then receptors and nerve impulse to brains. It occurs by feedback mechanism to correct the temperature. अब क्या होता है कि हमारी बॉडी किस तरह डिटेक्ट करती है कि टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? क्या होते हैं, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारी स्किन में जो चेंज इन बॉडी टेम्परेचर को वो करते हैं, एनालाइज करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है या वो हो रहा है, बाहर ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, उस हिसाब से। उसके बाद जो है रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स नर्व इम्पल्स भेजते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू नर्व इम्पल्स भेजते हैं हमारे ब्रेन तक। उसके बाद जो है हमारा ब्रेन बताता है कि भाई अच्छा, अगर ज्यादा ठंडा हो रहा है टेम्परेचर, तो थोड़ा कैटाबोलाइजिंग का काम करो भाई, जल्दी जल्दी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करो, एनर्जी ज्यादा बनाओ ताकि थोड़ी गर्माहट हो। अगर नहीं तो फिर हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म्स होते हैं, अभी नीचे पढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, इफ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, अगर बॉडी टेम्परेचर का हमारा ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। अगर हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। स्वेट ग्लैंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट स्वेट। द स्वेट accumulates at the surface of skin while evaporates with heat energy, so body feels cooling. जब हमें पसीना आता है तो उसको थोड़ी बार फिर हमें एकदम ना नॉर्मल हो जाते हैं हम लोग, मतलब हमें थोड़ा अंदर गर्माहट सी हो रही होती है, हमें पसीना आता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, हम ठंडा ठंडा महसूस करने लग जाते हैं अपने आप को। लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स, द हॉट कंडीशन, इन हॉट कंडीशन मसल्स which are attached to hair relax. It allows the hair to lie flat against the surface of skin. हमारे जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन होता है ये है, आर्टीरियो या आर्टरीज जो होती है ना हमारी, वो डायलेट हो जाती है। डायलेट का क्या मतलब होता है? डायलेट का मतलब होता है फैल जाती है, सही है। गर्मी के दौरान हमारी आर्टरीज फैल जाती है, डायलेट हो जाती है।
arterioles found in the form of network in dermis dilate becomes wide, फैल जाना, expand हो जाना, which increases the blood flow as well as it brings the blood vessels near the surface which can allow more heat loss. This process of vessel dilation is called vasodilation. कोई सिंपल vasodilation का क्या मतलब होता है? आर्टरीज का फैल जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो हमारा ज्यादा हो जाता है। ब्लड फ्लो ज्यादा होता है जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी से हीट एक्सपेल आउट होती है, हीट बाहर निकलती है हमारी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू। अगर ठंड हो रही होती है तब क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, इरेक्शन ऑफ एयर, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट pulling the hair upright and trapping a layer of insulating air next to the skin. Now it is not very much effective in humans. इरेक्शन ऑफ हेयर यानी हेयर्स खड़े हो जाना। जैसे गूज बम्स होते हैं, गूज बम्स का क्या मतलब होता है, रोंगटे खड़े हो जाना एकदम। हमारे ना बाल, ठंड में नोट किया होगा, कपड़े उतारते हुए या कपड़े यूज करते हुए देखा होगा, हमारे बाल ना सीधे सीधे हुए होते हैं बिल्कुल, और ना बिल्कुल रोंगटे से खड़े हो जाता है, वो होता है गूज बम्स या इरेक्शन ऑफ हेयर सिंपली। वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉन्ट्रेक्शन का मतलब ये होता है कि वेजो डायलेशन का क्या मतलब था, आर्टरीज हमारी आर्टीरियोज एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, वाइड हो जाती हैं, इसी का उल्टा कॉन्ट्रेक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, सिकुड़ जाना, बस हमारी आर्टीरियोज क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं, जो हीट लॉस को फिर रिड्यूस कर देती हैं। हीट लॉस नहीं होता हमारी बॉडी में फिर इतना। डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन, जब हमें गर्मी होती है तो हमें पसीना ज्यादा आता है, इसी का उल्टा होगा, जब हमें सर्दी लगती है तो पसीना तो नहीं आता ना, बस पसीना ही नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है इसमें। अब हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 27 पे, यूरिनरी सिस्टम इन मैन के। यूरिनरी सिस्टम इन मैन बिल्कुल लास्ट लास्ट की दो लाइन है। द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, पेज नंबर 28 के स्टार्टिंग पे, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर मतलब दो, दो किडनीज होती हैं, दो यूरेटर होते हैं हमारी बॉडी में, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। किडनी के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। किडनी का क्या स्ट्रक्चर है, किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन्स। किडनी क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर के बीन शेप टाइप के होते हैं ऑर्गन, जो कहाँ से सिचुएटेड होते हैं, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल का मतलब होता है बैक साइड, ठीक है, बैक साइड एब्डोमिनल कैविटी, हमारे एब्डोमिन जो होता है उसके बैक साइड पे होता है, थोड़े से बैक साइड पे, ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। बीच में हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, साइड पे एक किडनी होगी, दूसरी साइड पे दूसरी किडनी होगी। इसका ये मतलब हुआ कि आइदर साइड यानी बीच में हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, साइड पे एक किडनी, दूसरी साइड पे दूसरी किडनी, सिंपल। द किडनी लाई अबव द वेस्ट लाइन, हमारा जो वेस्ट होता है उससे ऊपर होती है किडनी, बहुत ज्यादा नीचे नहीं होती, थोड़ी सी ऊपर होती है। ईच किडनी हैज एन एरिया और इन सेंटर ऑफ कॉनकेव सरफेस व्हिच फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम। किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, बीन शेप। यहाँ पे मेंशन है डायग्राम में, 2.10 डायग्राम है, इसमें देखें थोड़ी सी साइड से राउंड है, लेटरली राउंड है, और एक साइड पे लेटरली थोड़ी सी अंदर की तरफ है ना, वहां से देखें ब्लू कलर की बीन जा रही है, वेना कावा जा रही है, और रेड कलर की वेना कावा। उसके बाद क्या है, दिस एरिया इज कॉल्ड हिलस। हिलस क्या होता है, हिलस यही होता है कि हमारी किडनी के अंदर जो आर्टरीज वीन्स जो जा रही है, उनके घुसने की जो जगह होती है ना, उनकी एंट्री वाली जो जगह होती है उसको हिलस बोलते हैं। रीनल आर्टरी, रीनल वीन, नर्व एंड यूरेटर आर कनेक्टेड टू ईच किडनी एट हिलस। यानी हमारी किडनी है, किडनी के अंदर जो नर्व्स वगैरह, जितनी भी नर्व्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेना कावा, जितनी भी जा रही होंगी, वो किस तरह जा रही होंगी, हाई हिलर्स के थ्रू। यानी हमारी किडनी हर जगह से नहीं खुली हुई, साइड से बंद है, वो सिर्फ एक बीच में हल्की सी जगह है जहां से सारी चीजें यहाँ अंदर जाएंगी, हर जगह से नहीं घुसेंगी सारी चीजें, एक ही जगह होगी, वहां से ही एंटर होंगी। द यूरेटर इज अ नैरो ट्यूब, सेकंड पैराग्राफ, द यूरेटर इज अ नैरो ट्यूब which connects the kidney to the urinary bladder. यूरेटर लेकिन डायग्राम में मेंशन है, येलो कलर की ट्यूब जा रही है नीचे, उसके अंदर, ब्लैडर के अंदर, सही है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास है यूरेटर, जो दो ट्यूब्स हैं, पेयर ऑफ, हमने क्या पढ़ा था, दो पेयर ऑफ किडनी होती है, एक पेयर ऑफ किडनी होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है, दो यूरेटर है, दो किडनी है, एक किडनी से एक यूरेटर निकलेगा, दूसरी किडनी से दूसरा, लेफ्ट वाली से लेफ्ट यूरेटर, राइट वाली से राइट, वो जाके क्या आएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा और कनेक्ट।
अच्छा हाँ, तो हम क्या बात करें यूरेटर की। तो राइट किडनी से राइट यूरेटर निकलेगा, लेफ्ट वन से लेफ्ट निकलेगा, दो यूरेटर है, पतली सी ट्यूब होती है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। द यूरिनरी ब्लैडर इज थिन वॉल्ड मस्कुलर बैग situated towards the bottom of the abdominal cavity in front of rectum which stores urine। और ये यूरिन होती है वो किडनी से यूरेटर में आती है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है। तो ये कहाँ पे होता है, जैसे कि बॉडी में दिया है लेकिन पोजीशन क्या दी हुई है, एब्डोमिनल कैविटी थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। ठीक है। उसके बाद जो है द यूरेथ्रा इज अ ट्यूब व्हिच कम्स आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, रन्स डाउन एंड ओपन्स आउट द बॉडी टू द यूरेटर। इट passes urine from bladder to outside the body। यूरेथ्रा जो होती है, तीन पार्ट हमने पढ़ लिए, हमने किडनी था पार्ट, एक यूरेथ्रा था, एक ब्लैडर था, यूरिनरी ब्लैडर, और अब लास्ट पार्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है वो क्या होता है, वो बॉडी से एक्सपेल आउट करवाता है यूरिन। ठीक है, वो यूरेथ्रा का इतना सा काम है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है यूरिन, वहां से एक्सपेल आउट कैसे होती है, थ्रू रेक्टम, यूरेथ्रा से। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या होता है, किडनी इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। जिस तरह हमने पढ़ा था लंग्स के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी हमने पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर में। तो क्या था, प्लूरल मेम्ब्रेन थी ना किडनी के, उसके अंदर लंग्स के अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन, मैंने क्या कहा था, कवरिंग है। इस तरह किडनी की भी कवरिंग होती है, उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। एंड किडनी कॉर्ड एंड किडनी कॉर्ड पेरिटोनियल फ्लूइड विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। जिस तरह जो है लंग्स के बिटवीन भी एक फ्लूइड था, मैंने कहा था फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है वो, इसी तरह किडनी में भी फ्लूइड है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड। तो फ्लूइड ना मेरे को पेरिटोनियम में ई यू एम की जगह ई ए एन आ जाएगा, बस पेरिटोनियल फ्लूइड। A longitudinal section of kidney shows three main parts: the cortex, the medulla, and the pelvis। किडनी के इसमें पार्ट्स ही हैं इन्होंने। कॉर्टेक्स होता है किडनी में, मेड्यूला इनर पार्ट होता है, कॉर्टेक्स बाहर का पार्ट होता है, पेल्विस होता है। डायग्राम पता नहीं इन्होंने कैसी थी है, अजीब अजीब सी। अच्छा, उसके बाद मैं दूसरी डायग्राम में भी समझा दूंगी, ज्यादा क्लियर होगी। इसकी यूरिनरी सिस्टम की भी इन्होंने सही डायग्राम नहीं दी है। अच्छा, कॉर्टेक्स के ऊपर आ जाता है। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर ब्राउन पोर्शन होता है, इट इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय फिब्रस कैप्सूल। द मेड्यूला इज द इनर लाइन लाइटर पोर्शन ऑफ द किडनी। इट कंटेन्स द conical projections called renal pyramids। The human kidney contains 12 to 16 pyramids. The medulla containing nephron. Nephrons are basic functional unit of the kidney. These are tiny kidney tubules. When osmoregulation, their osmoregulation occurs to produce urine. The kidney are connected to ureter at pelvis. Pelvis is a funnel-like space. It is enlarged portion of ureter inside the kidney।